अ, दूसरे हमारे विशिष्ट वक्ता और विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा जी को आमंत्रित करने से पहले मेरा सौभाग्य है कि उनके बारे में अ, उनका परिचय मैं आपसे करवा पा रहा हूँ। प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा जी अ, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर में प्राचार्य हैं और महाराणा प्रताप पर उनकी पहली पीएचडी, पहला शोध जो प्रकाशित हुआ, और उनके शोध का विषय था महाराणा प्रताप की नीति व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक अध्ययन। लगभग 25 रिसर्च पेपर्स प्रोफेसर शर्मा लिख चुके हैं और कुछ किताबें जो उनकी बहुत अच्छी किताबें हैं, जो कभी वक्त लगे, कभी मौका मिले तो उन किताबों को पढ़ा जाए। राष्ट्र रत्न महाराणा प्रताप, युगंधर प्रताप, पायनियर ऑफ द नेशनल फ्रीडम महाराणा प्रताप, भारत का इतिहास भाग 1 हिंदू काल और भाग 2 मुगल काल तक, और 17वीं सदी में मेवाड़ की प्रशासनिक व्यवस्था। ये कुछ उनकी मुख्य किताबें हैं जो उन्होंने लगभग महाराणा प्रताप को डिवोट की हैं, उनके व्यक्तित्व को लेके उन्होंने लिखी है। मैं बहुत विनम्रता से प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा जी को अपने उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। ओवर टू यू सर। प्रोफेसर शर्मा सर। हमारे अगले वक्ता प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा जी हैं, जिनका परिचय मैं आपको दे चुका हूं, तो बहुत विनम्र अनुरोध के साथ मैं आमंत्रित करता हूं हमारे विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा जी। ओवर टू यू सर। नमस्कार सर, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है आवाज, प्लीज बोल। आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको टेक्निकल इन साधनों को धन्यवाद देता हूं सबसे पहले, कि जो माध्यम बन रहे हैं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। पहले मिस्टेक आ गई थी। सबको जय श्री कृष्ण और प्राण प्रणाम करता हुआ मैं अपनी बात शुरू करूंगा। माननीय गोस्वामी साहब को प्रणाम करता हूं, उनकी ध्येय निष्ठा को प्रणाम करता हूं, और इतिहास में जैसी ध्येय निष्ठाएं मैं पढ़ता चला आ रहा था, वैसी ध्येय निष्ठा का अगर उदाहरण मैं आज के इस समय में चिंतन के स्तर पर अगर मान लो देखता हूं, तो मैं गोस्वामी साहब को देखता हूं। और क्यों नहीं हो, क्योंकि वो उसी ब्रज क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जिस ब्रज क्षेत्र में बांसुरी भी बजी थी और सुदर्शन चक्र भी उठाया गया था और गीता भी साकार हुई थी। मैं उनको प्रणाम करता हुआ, और इन सब की जो योजक कड़ी के रूप में जो हमारे जो आतिथ्य हैं, हमारी जो सुषमा यादव मैडम है, कुलपति सोनीपत विश्वविद्यालय के, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक श्रेष्ठ कार्य को करने के लिए एक जिम्मा उठाया है। साथ ही वहां के जो रवि भूषण जी हैं, जो कि सारा दायित्व निभा रहे हैं, उनका मैं सबसे पहले आभार प्रदर्शित कर देता हूं। इस कारण से हमारे कवि भूषण हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि भूषण बिनु न राजई कविता वनिता मित्त, बिना भूषण के कोई भी चीज शोभा नहीं देती है। और साथ ही अभी हमारे बहुत छोटी सी कड़ी हूँ। हाँ, और साथ ही हमारे अभी जो रजनीश कुमार जी शुक्ल साहब ने जो हिस्ट्रियोग्राफी को लेकर के जो एक चिंतन रखा है, और साथ ही इसके साथ ही कि हमें उसको देखने की दृष्टि क्या है, क्योंकि दृष्टि बदलते ही दृश्य बदल जाता है। इसलिए उस दृष्टि का, उस विजन का जो विकास है, उस विजन का विकास हमारे हम भारतवर्ष में नहीं हो पाया है, या उसको बाधित करने की कोशिश की गई है, या विश्वविद्यालय जो है ऐसा माहौल नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि आज इसमें उच्च शिक्षा को भी लेकर के चिंतन रखा है। तो आज हमें ये बहुत ही जानना आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले मैं उस सूत्र से आप सभी की अभ्यर्थना करता हूं कि गायंती देवा अखिल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागी स्वर्गाप वर्गास्पद हेतु भूमे भवंती भूय पुरुषा सुरत्वात्। इन सभी भारतीय पुत्रों को नमन है मेरा। और एक दो पंक्तियां हमेशा का मैं कहता आया हूं कि यद्यपि हेन प्रताप जग में, तदपि प्रताप प्रताप, आर्यन को उत्साह प्रत, यवनन को संताप। मैं उस कवि को धन्य कहता हूं कि उन्होंने लिखा है कि आर्यन को उत्साह प्रत। आर्य यहां पर कोई जाति नहीं है, जो कि इतिहास के अंदर आर्य को एक जाति के रूप में, जातिवाचक संज्ञा के रूप में, जिसका कि जिक्र अभी हमारे रजनीश कुमार जी शुक्ल साहब ने किया था, कि आर्य जातिवाचक संज्ञा नहीं है, आर्य गुणवाचक संज्ञा है। और उस गुणवाचक संज्ञा को दुर्भिसंधि के प्रयासों से, अंग्रेजों ने अपने प्रयासों से ये बता दिया कि आर्य भी बाहर से आए थे, आर्य एक जाति विशेष थे,
जबकि ऐसा कोई भी मतलब कि ऐतिहासिक तथ्य हमें प्राप्त नहीं होता है कि आर्यों की जाति प्रमाणित हो जाए। हम देखें कि समाज के श्रेष्ठ पुरुषों को आर्य कहने की जो परंपरा है वह आज भी विद्यमान है। सीता भी राम को आर्य कह करके पुकारती है क्योंकि नाम नहीं लेती है। तो ऐसे कई सैकड़ों उदाहरण हमें मिल जाएंगे। तो ये जो हमारा प्रताप का जो नाम है ये आर्यों के लिए उत्साहप्रद है, जो श्रेष्ठ लोग हैं उनको उत्साह देने वाला है। और उसके साथ ही जो यवन जो वृत्ति है, यवन जाति नहीं, यवन भी एक वृत्ति है। वो वृत्ति ऐसा नहीं कि किसी देश काल या परिस्थिति या किसी सीमा में ही आबद्ध लोगों को हम यवन कहेंगे। यवन वो है जो दूसरों का शोषण करते हैं, यवन वो है जो दूसरों को दुख देकर के प्रसन्न होते हैं, यवन वो है जो दूसरों की हिंसा करते हैं, बिना बात की हिंसा करते हैं, यवन वो है जो दूसरों के ऊपर जीवित रह करके अपने सुख और ऐशो आराम को भोगते हैं। तो यवन एक वृत्ति है। तो उस वृत्ति के लिए जो है प्रताप मैं मानता हूं कि वो उनके लिए जो बड़े संताप देने वाले हैं। ये जो आर्यन को उत्साहप्रद और यवनन को संताप जो है, इसकी जो सारी की सारी जो पीठिका है वो पीठिका हमें मध्यकाल के उस दौर में मिलती है कि जहां पर हम देखते हैं कि उस काल के लगभग सभी शासकों ने, सभी जितने भी हिंदुस्तान के शासक थे, सभी ने उसका मतलब कि शीर्षासन लगाया हुआ था। एक दृष्टि से हम देखें कि मध्यकालीन इतिहास का वज्र आलेख प्रताप संस्कृति, स्वतंत्रता एवं मानव मूल्य के तात्विक अणु के रूप में मिट्टी के कण-कण में व्याप्त है। ज्ञान एवं आचरण के एकत्व की सबलता, साध्य एवं साधन की पवित्रता, जैसा कि अभी जिक्र गोस्वामी साहब ने भी किया था कि वो जो साधन है, हमारा साधन भी पवित्र होना चाहिए। उस साधन के ऊपर उस मध्यकाल में जहां पर साधन की पवित्रता का कोई भी एक चेतना हमें देखने को नहीं मिलती है, उस ऐसे अंधे युग में भी प्रताप ने साध्य तो पवित्र रखा ही, लेकिन अपना जो साधन था उस साधन को भी पवित्र रखने की कोशिश की है युद्ध जीतने के लिए, कि कैसे भी युद्ध जीत लिया जाए, बाई हुक और कुक, कैसे भी युद्ध जीत लिया जाए, ये प्रताप को स्वीकार नहीं था। जैसे कि अमर सिंह वाली जो घटना है, जो शेर गांव की घटना है, आबू की तलहटी की घटना है, वहां पर किस तरह से मतलब कि आनी बेगम का ससम्मान प्रताप वहां पर पहुंचाते हैं। और उसके साथ में तर्क अमर सिंह द्वारा ये दिया जाता है कि सठे साठ्यम समाचार, कि हमें जैसे के साथ में तैसा व्यवहार करना चाहिए जैसा मुगल हमारे साथ में कर रहे हैं। लेकिन यहां पर प्रताप की जो दृष्टि है वो प्रताप की दृष्टि साधन पर है कि हमारा साध्य पवित्र है। हमारा ये सत्ता को पाने या सत्ता को खोने का या सत्ता को बनाए रखने का संघर्ष नहीं है। अधिकतर इतिहासकारों ने इसको सत्ता को बचाने का संघर्ष मान लिया, अधिकतर इतिहासकारों ने इसको सत्ता को पाने का संघर्ष मान लिया। ये प्रताप के लिए मजबूरी नहीं थी ये युद्ध। आप देखिए कि 4 बार डेलीगेशन आ रहे हैं, शांति दूत आ रहे हैं प्रताप को। अगर प्रताप व्यक्तिगत रूप से अपने परिवार के लिए एक सुख समृद्धि वाला जीवन अगर जीना चाहते थे, जैसा कि आज प्राय हम सभी चाहते हैं, अगर वैसा जीवन जीना चाहते थे तो उसके लिए आगे से मनवार आ रही थी। और दूसरी तरफ का दृश्य आप देखिए कि वो राजपूताना के वो शासक लोग थे जिन्होंने प्रताप के अलावा हम देखें कि सारा का सारा राजपूताना जो है वो अकबर के सामने अपने जीवन की भीख मांगते हुए नजर आता है। अपने राज्य को बनाए रखने के लिए, अपने जीवन को बनाए रखने के लिए करिष्ये वचनम तव, अकबर के सामने इस मुद्रा में खड़ा था कि जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। एकमात्र प्रताप जो थे वो एक मेवा अद्वितीयम के रूप में उस मध्यकालीन परंपरा के उसमें आप देखें कि वो एक अलग रूप में प्रतिभाषित होते हैं, क्योंकि उनका जो संकल्प था वो संकल्प था लोक संग्रह। ये सत्ता एक बहुत छोटा सा विषय है। मैं इसके लिए एक इतिहास का सबसे बड़ा तर्क यहां पर प्रस्तुत करना चाहूंगा कि अगर सत्ता ही केंद्र में होती प्रताप के लिए, तो प्रताप मेवाड़ का शासक उनके छोटे भाई, छठे नंबर के भाई जगमाल को उनके पिता द्वारा बना दिया गया था। और जिस दिन उनके पिता का फिनरल था, यहाँ पर राजपूती राजसी जो परंपरा, राजतंत्री परंपरा जो रही है, उसमें इस तरह का मतलब कि वर्णन मिलता है कि जिसका राज्याभिषेक होना होता है
वो अपने पिता के फ्यूनरल में नहीं जाता है, और उसके अलावा सभी लोग फ्यूनरल में जाते हैं। तो वहां जहां पर फ्यूनरल हो रहा था, वहां पर जब भी मेवाड़ के बड़े बड़े प्रमुख सामंतों ने, मेवाड़ की प्रजा ने जब प्रताप को वहां पर देखा, तो उनका प्रश्न चिन्ह उठा। प्रश्न चिन्ह ये था कि ये ज्येष्ठ हैं, ये श्रेष्ठ हैं, इनको तो आज मेलों में होना चाहिए, ये फ्यूनरल में क्यों आए हैं? और जब ये प्रश्न उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पिता का जो मतलब की विरासत है, वो विरासत जो पिता की इच्छा के अनुसार जगमाल को मेवाड़ का शासक बनाया गया है, मुझे नहीं बनाया गया है। उन्होंने कोई विरोधी स्वर, कोई भी इस तरह का विरोधाभासी स्वर अपनी तरफ से मेवाड़ के लिए पैदा नहीं किया। वो कह सकते थे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं बड़ा हूं, मैंने इसके पहले महाराज कुमार काल में मैंने बहुत सारे युद्ध जीते हैं, आप सभी लोग मेरी मदद कीजिए, आप सब लोग आइए और अपन जगमाल को हटाते हैं। इस तरह की कोई विचारना प्रताप ने अपने सामंतों के सामने नहीं रखी। उन्होंने यही कहा कि वो जगमाल का राज्याभिषेक है, इसलिए मैं फ्यूनरल में आया हूं। अब आप यहां देखिए कि यहां पर सबसे बड़ा जो विषय उभर करके सामने आता है कि प्रताप के हित चिंतन को लेकर के, मेवाड़ के हित चिंतन को लेकर के यहाँ की प्रजा, यहाँ के जो सामंत, हितैषी सामंत हैं, वो कितने सजग हैं कि वो ये तय कर रहे हैं कि हमारे मेवाड़ का शासक कौन होना चाहिए। क्या वो शासक होगा जिसको किसी महाराणा ने बना दिया, या वो शासक होगा जिसको प्रजा चाहती है, जिसको सामंत लोग चाहते हैं। सामंतों के और प्रजा के चाहने का भी जो सबसे बड़ा कारण है, वो सबसे बड़ा कारण कहीं गुटबंदी नहीं है, वो सबसे बड़ा कारण ये है कि मानव अधिकारों की रक्षा कौन कर पाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा कौन दे पाएगा। ये सबसे बड़ा प्रश्न था उस समय मेवाड़ के सामने, मेवाड़ की प्रजा के सामने, मेवाड़ के सामंतों के सामने। क्योंकि सारा विश्व जो था, वो उस समय का सबसे बड़ा जो पावरफुल शासक था वो अकबर था, और पूरे हिंदुस्तान को उसने ले लिया था अपनी साम्राज्यवादिता की लिप्सा से। और उस समय चित्तौड़ का जो कत्लेआम हुआ था, जहां पर 30,000 लोगों का, मतलब कि जो निर्दोष लोग थे, उनका कत्लेआम करके गाजी की उपाधि अकबर ने धारण की थी। मैं पूछना चाहता हूं उन धर्मनिरपेक्ष सोच के उन लोगों से जिन्होंने अकबर को धर्मनिरपेक्ष शासक के रूप में इतिहास के अंदर थोपा है और उसको प्रमाणीकरण करने की कोशिश की है। और साथ ही मैं उन लोगों की भी भर्त्सना करना चाहूंगा कि जिन्होंने एक, मेरे शोध कार्य के ठीक पहले तक लगातार मैं देखता आया हूं कि उन्हीं की परंपरा को थोड़ा बहुत दाएं बाएं करते हुए उसको निभाते रहे, और ये कहते रहे कि हल्दीघाटी का युद्ध भी अनिर्णित था। और आज मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे शोध कार्य के बाद में, लगभग 15 साल के बाद में, आज वही लोग आके आकर के मेरे से पहले ये बोलते हैं कि हल्दीघाटी का युद्ध जो था वो निर्णायक था और उसमें प्रताप को निर्णायक जीत मिली थी। आप देखें कि प्रजा के अंदर, सामंतों के अंदर उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकार को लेकर के, क्योंकि ये साका, ये जोहर, ये इस तरह का कत्लेआम जो लगातार चला आ रहा था मेवाड़ की भूमि पर, मेवाड़ के अंदर तीसरा जोहर, तीसरा साका हो चुका था। और इसीलिए वहां कर की जो उस समय की जो जनेऊ का वजन था, उस जनेऊ के वजन को लेकर के आज भी यहाँ पर शपथ दिलाई जाती है कि इतनी जनेऊ उस चित्तौड़ के किले में लोगों की उतरी थी, जिसका वजन बाद में किया गया। आप देखिए कि उस कत्लेआम को, तो ये मानवाधिकार को लेकर के यहाँ की जो प्रजा थी वो सजग थी कि हमें ऐसा शासक चाहिए कि जो हमें राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान कर सके और हमारे मानवाधिकारों की, सबसे पहला मानवाधिकार क्या है? जीवन, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। सबसे पहला अधिकार है स्वतंत्रता, दूसरा हमारा मानव अधिकार है स्वाभिमान। हम जीवन जिए लेकिन स्वाभिमान के साथ में जिए, हम किसी के गुलाम बन करके, किसी के टुकड़ों में पल करके जीवन न जिए। जीवन जीना ही खाली मानवाधिकार नहीं है। यह मानवाधिकार की मैं थोड़ी व्याख्या अलग ढंग से करना चाहूंगा कि क्या सिर्फ जीवन जीना, सांसें लेना ही मानवाधिकार है, या स्वाभिमान के साथ में जीवन जीना मानवाधिकार है? और उस मानवाधिकार का जो अहम पहलू है, जिसको कहा गया कि प्रताप ने शुरू किया था, मैं उसके बहुत आगे आपको ले जाना चाहता हूं कि हमारे यहाँ की जो भारत की जो शासन पद्धतियां रही है, उस शासन पद्धतियों में एक सबसे बड़ा जिक्र जो हमारे को मिलता है वो परमेष्ठी शासन प्रणाली का मिलता है। और इस परमेष्ठी शासन प्रणाली की स्थापना ही 7वीं शताब्दी में
राशि हारित राशि के आशीर्वाद से बप्पा रावल ने की थी। यह कि हाइपोथेसिस, यहाँ का आधारभूत सत्य, इस सत्ता का, मेवाड़ की सत्ता का जो एक आधारभूत सत्य है, वो सत्य है परमेष्टि शासन की व्यवस्था। और ये परमेष्टि शासन वो है कि जिसमें ब्रह्मांड व्याप्त है, जो गैलेक्सी व्याप्त है, जिस तरह का शासन जो है वो ब्रह्मांड में इथरल बॉडियां जो चला रही है, उसके अंतर्गत उसका जो एक विन्यास है, उस विन्यास को ग्रहण करते हुए परमेष्टि शासन की परंपरा मेवाड़ में 7वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने प्रारंभ की थी, जिसका मूल सूत्र था कि मेवाड़ के जो अधिपति हैं, मेवाड़ के जो शासक हैं, वो एकलिंग नाथ हैं, एकलिंग जी हैं। और वहां के जो महाराणा हैं, वो उनके दीवान के रूप में, उनके मुनीम के रूप में अपना कार्य करेंगे। क्या है ये परमेष्टि शासन व्यवस्था, और क्यों है परमेष्टि शासन व्यवस्था? परमेष्टि शासन व्यवस्था यह है कि हमें शासन का, हमें राजसी अधिकार मिलने पर हमारे अंदर कहीं अहंकार पैदा ना हो जाए, और उस अहंकार के कारण कहीं हम अकर्तव्य न कर बैठे जो हमें नहीं करना चाहिए। और परमेष्टि शासन का सीधा सा अर्थ जो अगर लिया जाए तो सीधा सा अर्थ था कि ये सत्ता जो है, ये सत्ता हमारे सुख साधन के लिए नहीं है, हमारे अहंकार की पूर्ति का साधन नहीं है, हमारी इच्छा और वासनाओं, कामनाओं और साम्राज्यवाद की लिप्सा के लिए नहीं है। ये जो सत्ता है, ये सत्ता का जो मूल उद्देश्य है वह लोक संग्रह है। इसी को परमेष्टि शासन व्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा ने भी जो सृष्टि का निर्माण किया है वह लोक संग्रह के लिए किया है। एको हम बहुश्याम की जो अवधारणा है, जो हम देखते हैं कि वो मैं एक हूं, बहुत होना चाहता हूं, ये जो हमारी मूल अवधारणा है सृष्टि के विकास की, विन्यास की, ये परमेष्टि की अवधारणा है कि हम लोक संग्रह के लिए सत्ता का, शक्ति का वर्णन करें, न कि किसी को परेशान करने के लिए। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो क्षत्रिय है, वो जो हमारी जो वर्ण व्यवस्था रही है, उस वर्ण व्यवस्था को जो कि कर्मणा थी, जो कि हम चूज करते थे, हम वर्ण करते थे, उस वर्ण के ऊपर जो वर्ण तय होता था, उसको कालांतर में जन्मना और जातिगत व्यवस्थाओं के अंदर एक बड़ा कलुषित रूप हमें देखने को मिलता है। लेकिन उसके अंदर जो क्षत्रिय शब्द आया है, उस क्षत्रिय शब्द की अगर हम व्युत्पत्ति में जाएं तो हम देखते हैं कि क्षत्रात् किलम त्रायते इति क्षत्रिय, जो समाज की भय से रक्षा करे, वो क्षत्रिय है। वो आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, और कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो समाज से आज कोरोना काल में इस महामारी से जो भय से रक्षा कर रहे हैं, वो डॉक्टर क्षत्रिय है, वो नर्स क्षत्रिय है, वो सिस्टर क्षत्रिय है, वो हमारे इस तरह का जो वैक्सीन बनाने वाले जो लोग हैं वो क्षत्रिय है। तो हमारी वो क्षत्रिय की जो परिकल्पना है कि जो समाज को भय मुक्त करे, ये भय मुक्ति का जो वातावरण देता है, वो क्षत्रिय है। और तो उस समय की अगर हम इस अवधारणा को देखें तो प्रताप का जो चयन किया गया है, तो जो मेवाड़ का जो शासन है, वो जो मेवाड़ का शासन है, हाँ गुरु जी, हेलो, जो मेवाड़ का शासन है, वो मेवाड़ का जो शासन है, वो अपनी स्थापना के उत्तर से ही लोक संग्रह के लिए कार्य करता रहा है। इसलिए आप देखें कि उस समय अगर प्रताप अपनी अधिकार का प्रश्न खुद उठाते तो मेवाड़ गृह युद्ध में उलझ जाता, एक संघर्ष पैदा हो जाता, और उस गृह युद्ध का सीधा सा फायदा जो था, वो सीधा साधा फायदा मिलता मुगलों को, अकबर को मिलता, और उसका फायदा मिलकर के पूरा मेवाड़ जो था वो फूट के कारण अधिग्रहित हो जाता। इसलिए प्रताप के मन में एकमात्र सत्ता ही साधन नहीं था, उस संघर्ष का एकमात्र साधन सत्ता नहीं थी प्रताप के लिए। इसलिए प्रताप ने अपने अधिकार की बात नहीं उठाई, प्रताप की तरफ से वो बात जनता ने उठाई है और सामंतों ने उठाई है। तो ये जनता जो चाहती थी कि हमें राष्ट्रीय सुरक्षा मिले, सामंत जो चाहते थे कि हमें राष्ट्रीय सुरक्षा मिले, हमारे मानवाधिकार की रक्षा हो, लेकिन प्रताप की जो सोच है वो सत्ता को एकमात्र साधन नहीं मानते थे कि सत्ता मिलेगी तभी मैं लोक संग्रह कर पाऊंगा, लोक कल्याण कर पाऊंगा। क्योंकि उनको पता था कि अगर गृह युद्ध की स्थितियों में मेवाड़ को डाल दिया तो मुगलों को इसका सीधा फायदा उठाना पड़ेगा, उठा लेंगे और मेवाड़ फिर गुलाम हो जाएगा। लेकिन उस समय की जो राजतंत्र के अंदर जो प्रजातंत्री चेतना है,
मानवाधिकार को, राष्ट्रीय सुरक्षा लेकर के जो चेतना है और परमेष्ठी शासन की जो चेतना है वो हमें इस समय देखने को मिलती है। और इस तरह हम देखें कि किस तरह से मतलब कि राजतंत्र के अंदर प्रजा ने अपना शासक चुना और मेवाड़ की गद्दी एक सुरक्षित हाथों के अंदर सौंपी गई। और ये सुरक्षित हाथों में इसलिए सौंपी गई कि आने वाले वक्त ने इसको प्रमाणित किया। पहले वाले वक्त ने, उसके पहले प्रताप 2-3 महाराज कुमार काल में युद्ध जीत चुके थे। प्रताप का जो बचपन था वो बड़ी मिलनसारिता के साथ में गुजरा था, कथनी करनी की एकता थी, सादा जीवन था। उन भील, मीणा, गरासिया जनजातियों के साथ में एक ईगो वाला व्यवहार नहीं था कि मैं मेवाड़ के महाराणा का सबसे बड़ा लड़का हूं। एक हिरार्की प्रताप ने कभी नहीं रखी, एक गैप प्रताप ने कभी नहीं रखा। प्रताप ने उनके साथ में, जैसा कि गोस्वामी साहब ने कहा था कि बड़ा कठिनाई से बचपन गुजरा था, वो कठिनाइयां कुछ इस तरह की थी कि उनकी विमाता के कारण जो महत्वाकांक्षाएं थी कि मेरा लड़का शासक बनना चाहिए, उसका जो एक प्रतिफल है वो प्रताप को, प्रताप की माँ जयवंताबाई को भोगना पड़ा। लेकिन माँ जयवंताबाई ने कुंभलगढ़ में प्रताप को सेपरेट उनका बचपन पालन करके वो जो शेडो थी, ईर्ष्या द्वेष की जो छाया थी, उससे प्रताप को मुक्त रखा ताकि सही व्यक्तित्व का विकास हो सके। आप मैं उस बचपन की घटना का एक जिक्र करना चाहूंगा जब उनका शस्त्र का प्रशिक्षण चल रहा था माँ जयवंताबाई के सानिध्य में, फत्ता जी के उसमें सानिध्य में। तो आप देखें कि उस समय आप देखें कि प्रताप जब तलवार का अभ्यास कर रहे थे तो अभ्यास करते करते सामने वाले प्रतिस्पर्धी के हाथों से तलवार छूट जाती है और प्रताप उस पर आक्रमण करना चाहते हैं तो मां जयवंताबाई उनको रोक देती है और कहती है कि नहीं, आपको निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए। तो प्रताप ये प्रश्न उठाते हैं कि मैं निहत्थे पर वार नहीं करूंगा तो फिर मैं क्या करूं। तो मां जयवंताबाई ने उस समय उनसे कहा था बचपन में कि आप दो तलवार रखिए, आप 2 तलवार रखिए। हाँ गुरु जी, जी जी, आप दो तलवार जो है वो रखिए। एक तलवार जब आपके शत्रु के गिर जाए तो आप उसको भी दीजिए, आप उसको युद्ध में पराजित करिए, निशस्त्र पर आप अधिक वार मत करिए। ये मैं मानता हूं कि मानवाधिकार का, मानव मूल्य का ये एक सबसे बड़ा, हमारी संस्कृति का एक सबसे बड़ा पहलू है। ये मैं मानता हूं कि प्रताप के सिर्फ बचपन के काल को लेकर के ही अगर चर्चा की जाती तो मैं मानता हूं कि सारे विषयों को, क्योंकि पूरे संपूर्ण जीवन की चर्चा करना संभव नहीं है, क्योंकि ये संपूर्ण जीवन की अनेक इस तरह की जो घटनाक्रम है, उन सारे घटनाक्रमों को इतिहास के प्रूफ के साथ में इसमें जोड़ना। और मैं सिर्फ ये जैसे कि 2-4 घटनाओं के जिक्र के साथ में, जैसा कि मैंने ये बताया कि प्रताप ने हमेशा कथनी करने की जो एकता है वो कथनी करने की एकता रखी। इसलिए उनके बचपन का जो नाम जिन आदिवासियों के द्वारा जो नाम दिया गया था वो राणा कीका, उनको नाम दिया गया कीका। आप देखिए कीका शब्द जो है ये हमारा मेवाड़ी भाषा का शब्द जो कूका है उसके अपभ्रंश से बना है। और कूका शब्द जो है वो उसका तात्पर्य होता है बेटा, पुत्र। मतलब सारी प्रजा जो आदिवासी प्रजा है, वो सारी जनजाति प्रजा जो है, जो एक तरह से समाज से विलग है, वो सारी प्रताप को अपना बेटे के रूप में मानती है। और यही नहीं, आप देखिए कि प्रताप शासक बनने के बाद भी उन सभी जनजातियों के लिए राणा कीका ही बने रहे। उन्होंने कभी प्रताप नहीं कहा, उन्होंने हमेशा राणा कीका ही कहा। आज भी जो उन लोक भाषा के जो गीत हैं, उन लोक भाषा के गीतों में प्रताप का नाम नहीं मिलेगा, उनमें राणा कीका का नाम मिलेगा। तो आप देखिए कि राणा कीका शब्द कितना सार्थक प्रताप ने जिया है। और यही नहीं, जो पर्शियन सोर्सेज हैं, चाहे बदायूनी हो चाहे अबुल फजल हो, वो भी अपने उसमें राणा कीका का जिक्र करते हैं, प्रताप नहीं लिखते, राणा कीका लिखते हैं। तो आप देखिए कि राणा कीका होना प्रताप का, ये प्रताप की वो जड़ें थी जिसके कारण प्रताप ने सदैव राष्ट्रीय सुरक्षा, मानवाधिकार को लेकर के अपना आजीवन आद्यंत संघर्ष किया। अगर वो बचपन की प्रताप की नींव नहीं होती, अगर उस तरह का प्रताप का जो है कि समग्रता का, सारे समाज को लेकर के साथ में चलने का उनका मन नहीं होता, तो मैं नहीं मानता हूं कि इस तरह की जो है एक बहुत बड़े शक्तिशाली शासक के सामने प्रताप जो है वो युद्ध कर पाते हैं। आप, मैं एक बात और एक उदाहरण देकर के, जैसा कि मुझे निर्देश हुआ है कि समय का ख्याल, क्योंकि समय की बहुत बड़ी पाबंदी है और मैं सिर्फ बचपन में ही सिमटा हुआ हूं। मैं शुक्ल साहब से
रजनीश कुमार जी शुक्ल साहब से माफी चाहूंगा कि हिस्ट्रियोग्राफी की चर्चा तक मुझे पहुंचने में बहुत देर लगेगी, शायद अगली मुलाकात पर वो चीज संभव हो पाए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आप देखें कि प्रताप का जो सबसे बड़ा जो पर्दे है, वो पर्दे आप देखें कि मैं एक विश्व वल्लभ उनके समय की जो पुस्तक है, आप देखें किसी ने अकबरनामा लिखवाया, किसी ने शाहजहांनामा लिखवाया, किसी ने अल्लाह उपनिषद लिखवाया, लेकिन प्रताप ने अपने जीवन काल में प्रताप चरित नहीं लिखवाया। प्रताप चरित नाम से कोई पुस्तक नहीं है। अपनी विशेषताओं का बखान करना, अपने जीवन का, अपने गुणों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना कहीं पे भी संभव नहीं है। आप देखिए, वो पुस्तक का नाम है विश्व वल्लभ, और उस विश्व वल्लभ पुस्तक में आपकी कृषि को कैसे उन्नत बनाया जाए, आपकी मृदा और मिट्टी को कैसे उन्नत बनाया जाए, किस तरह से जल संरक्षण किया जाए, पादप विज्ञान को कैसे विकसित किया जाए, किस तरह से उद्यान विज्ञान को विकसित किया जाए, पठारी भूमि पर, जो पहाड़ी मेवाड़ की भूमि है, वहां पर कैसे द्रोणीबंध करके मिट्टी के क्षरण को रोका जाए, पानी को रोका जाए और खेती की जाए, किस तरह से जो मतलब कि हमारा जो प्राकृतिक जो खाद है, वो प्राकृतिक फर्टिलाइजर तैयार किया जाए, किस तरह से प्राकृतिक जो कीटनाशक है, किन किन वृक्षों को लगाने से कीटनाशक तैयार होगा, ये तैयार किया जाए। आप ये सारे मानवाधिकार के विषय हैं। ये पर्यावरण सबसे बड़ा मानवाधिकार का विषय है, राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे बड़ा मानवाधिकार का विषय है। तो प्रताप ने विश्व वल्लभ के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा, क्योंकि अगर हम इस तरह की जैविक खेती, जो हमारी खेती है, उस खेती को अगर हम समुन्नत बनाएंगे, हमारी आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी, और निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो हम निश्चित रूप से जो है हमारी आंतरिक सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरी तरफ हमारा जो मानव जो है, उसमें अगर उसका प्रतिरोधी क्षमता जो है बढ़ती है, तो निश्चित रूप से ये मानवाधिकार की सबसे बड़ी आपूर्ति होगी। तो ये विश्व वल्लभ का जो मूल्यांकन है, ऐसे अनेकों सैकड़ों मतलब की उदाहरण है प्रताप के जीवन के, कि जिन्होंने, प्रताप ने विश्व वल्लभ नाम से ग्रंथ लिखा, क्योंकि ये सारे विश्व को वल्लभ देने वाला है। वल्लभ यानी प्रसन्नता। ये मेवाड़ को प्रसन्नता नहीं देगा, ये भारत को प्रसन्नता नहीं देगा, संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण मानव जाति को ये प्रसन्नता देगा, आनंद देगा, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण देगा। इस कल्याण के लिए तो इससे बड़ा क्या मानवाधिकार का पहलू हो सकता है? ये एक बड़ा चिंतनीय, प्रताप के पग पग पर, प्रताप के रचनात्मक कार्यों में, प्रताप के युद्धों में मानवाधिकार, राष्ट्रीय सुरक्षा कूट कूट कर भरी हुई है। मैं समय की सीमा को देखते हुए मैं अपने को यहाँ विराम देता हुआ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि प्रताप ने उस मध्यकाल का जो एक अंतर विरोधी व्यक्तित्व का जो वातावरण है, जहां पर हर बड़े से बड़ा व्यक्तित्व जो है वो अंतर विरोध का शिकार नजर आता है। वो बाहर कुछ कहता है और अंदर कुछ करता है। वो एक तरफ नौरोज के मेले लगवाता है और एक तरफ दीन इलाही की स्थापना करता है। एक तरफ वो मतलब कि स्त्रियों की खरीद फरोख्त करता है, और दूसरी तरफ जो है वो कहीं मतलब कि जाकर के ये धर्म और दर्शन की बातें होती है। क्या बिना सदाचार के, बिना आचरण के धर्म और सदाचार स्थापित हो सकता है? ये एक मूल प्रश्न है, क्योंकि हमारे यहाँ पर धर्म की जो परिभाषा दी गई है, वो धर्म की परिभाषा भी आचरण को लेकर के दी गई है। अगर आचरण नहीं है तो धर्म भी धर्म नहीं है। धर्म के जो मूल तत्व है उसमें हमारे आचरणों की समीक्षा की गई है। जैसा कि मुझे निर्देश हुआ है, बात कहने को बहुत कुछ है। मैं बड़े आदर के साथ में ये चाहूंगा कि आपके इस पुनीत कार्य में, इस पुनीत यज्ञ में गोस्वामी साहब, जिसमें आप बड़ी योजक कड़ियों को आप जोड़ते चले जा रहे हैं, मैं उन सब के अंदर मैं चाहूंगा कि कहीं न कहीं मेरी आहुतियां जो है, क्योंकि मैंने भी लगभग 20 साल इस प्रताप के कार्य को करने में अपने जीवन के गुजारे हैं, और प्रताप की कथनी करने की एकता को जीवन का ध्येय बना करके जीवन जी रहा हूं। तो मैं चाहूंगा कि मेरी आहुतियां भी इसमें लगातार मेरी चलती रहे, और आप मेरी आहुतियों को स्वीकार करते रहे। ये बड़ा अनुग्रह होगा आपका। मैं यही कहना चाहूंगा कि ओंकारवत प्रकर्षेण भ्राजते देश रक्षणे सर्वदा वीर रौद्राभ्याम प्रतापम ही भारते
इसीलिए पृथ्वीराज राठौड़ ने भी कहा था कि ये माई एहड़ा पूत जन, माई एहड़ा पूत जन जेड़ा राण प्रताप अकबर सूतो ओज के जान सिराने सांप। हमारे शत्रुओं नींद नहीं निकाल पाए क्योंकि वो वैश्विक शत्रु है, मानवाधिकार के शत्रु हैं, सुरक्षा के शत्रु हैं, और वो म्लेच्छ हैं, यवन है। यवन होना एक वृत्ति है जिसका कि जिक्र हिंदुस्तान के आज के संदर्भों में भी किया गया है कि हम अनावश्यक रूप से बिना बात के हम अगर दूसरे को इस तरह का अत्याचार कर रहे हैं, इस तरह का कत्लेआम कर रहे हैं, ये हमारी यवन वृत्ति है। इन यवन वृत्तियों पर जो अंकुश लगाएगा वही राणा प्रताप कहलाएगा। राणा प्रताप की जय बोलने मात्र से राणा प्रताप, मैं नहीं मानता कि वो हमारे आचरण में कहीं आ सकते हैं। उसके लिए हमारे को वैसा जीवन जीना पड़ेगा। मैं, क्योंकि मुझे बार बार निर्देश मिल रहे हैं, मैं माफी चाहता हुआ आप सभी के आदरपूर्वक आपने मुझे जो सुना, मैं उसके लिए सबका आभार प्रदर्शन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका इस उत्कृष्ट व्याख्यान को सुन के सचमुच महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व जीवंत, एकदम जीवंत आंखों के सामने हो गए। बहुत कुछ है आपके पास कहने को, क्योंकि आपका शोध प्रमाणिक है, पहला शोध था महाराणा प्रताप पे। आपकी पुस्तक राष्ट्र रत्न महाराणा प्रताप को पढ़ने के बाद लोगों की दृष्टि बदल गई। आपने सही कहा कि दृष्टि बदलती है तो दृश्य भी बदल जाते हैं। तो दो रवि जी, प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा जी का नोट कर लीजिए एड्रेस वगैरह, CIS में विशिष्ट भाषण के लिए आमंत्रित कीजिए। आज का समय तो उनके लिए बहुत अपर्याप्त है। बिल्कुल मैम, आपने निर्देश दिया है तो ये काम हो गया है और हमको जरूर आमंत्रित करेंगे अपने विश्वविद्यालय। नरेश जी ने नोट कर लिया है, देखिए। जरूर शर्मा जी अवश्य समय दें विश्वविद्यालय को। बिल्कुल सुषमा जी, आप जिस तरह से सुषमा फैला रही हैं, मैं अपने नाम को सार्थकता दे दूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलकर हम करेंगे। जी, आप जो भी आदेश देंगे उसकी पालना होगी। जी अवश्य, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और आपने सर लोक संग्रह और जो परमेष्ठी शासन व्यवस्था की बात की, वो सचमुच मेरे लिए तो एक नई जानकारी थी और बहुत ही एक उत्कृष्ट एक व्यवस्था परमेष्ठी शासन और जो लोक संग्रह की कल्पना महाराणा प्रताप ने की थी। जरूरत है उनको दोहराने की। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज के कार्यक्रम के